आदिवासियों के हाथों में अब सत्ता की चाबी है, यह हर कोई जानता है। और ऐसे में चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस, वो आदिवासियों को साधने में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए रिजर्व हैं और 78 सीटों पर आदिवासी हार जीत को तय कर देते हैं। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासियों को अपने अपने पाले में करने में जुटे हैं। कांग्रेस जहां आदिवासी बाहुल्य सीटों पर उल गुलान यानी क्रांति अभियान चलाएगी, जिसके तहत आदिवासियों को पेशा कानून, जल जंगल, जमीन का हक और आरक्षण, रोजगार के साथ स्थानीय समस्याओं पर चर्चा होगी और आदिवासियों को साधने की कोशिश होगी। वहीं बीजेपी पहले से ही एमपी में पेशा कानून लाकर माइलेज लेना चाहती है। इसके अलावा जनजातीय नेताओं की जयंती पर खुद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक एमपी के कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। आदिवासी नेताओं के नाम पर कई जगहों के नाम रखे गए हैं और उनके नामों को लेकर के खास त्योहार महोत्सव बनाने का ऐलान भी किया गया है। तो ऐसे में आदिवासी जाएंगे किसके साथ, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। कांग्रेस ने एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन को किया ही था और अब आदिवासियों को साधने के लिए एक बड़ी बैठक की और उसके बाद उल गुलान नाम से एक अभियान चलाने की बात कही है। उल गुलान का मतलब होता है सामाजिक क्रांति और इस क्रांति को लेकर के आदिवासियों में खास पैठ बनाने के लिए बाकायदा आदिवासी नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। उमंग सिंगार जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। उल गुलान के माध्यम से पार्टी एक मंच पे सभी संगठन को लाएगी, सामाजिक संगठनों को, और उसके माध्यम से जो उनके विचार हैं, उनके अधिकारों की बात करके पार्टी हमारे घोषणा पत्र के अंदर लाएगी, मैनिफेस्टो में, ताकि सब आदिवासी एक होकर सरकार, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। तो कांग्रेस लगातार अब कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को अपने हित में लाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में आदिवासियों के विकास को लेकर, उनके लिए किए गए कामों को लेकर श्रेय की होड़ भी लगी हुई है। क्या कह रहे हैं दोनों, ये भी सुनिए। कि जब पैसा एक्ट के प्रावधान दिलीप सिंह भुजिया कमेटी के 1998 के बाद आ गए थे, तो वो लागू क्यों नहीं किए श्रीमान दिग्विजय सिंह जी? आप तो 2003 तक उस सरकार में थे। पैसा एक्ट के प्रावधान जो जनजाति वर्ग के लिए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और बीजेपी की सरकार ने लागू किए। आज पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू है। जनजाति वर्ग के बहन बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सिकल सेल एनीमिया का विषय हो, जनजाति नायकों प्रतिमानों के विषय हो, रानी कमलापति का विषय हो, रानी दुर्गावती का विषय हो, शंकराचार्य रघुनाथ जी का विषय हो, टांटिया मामा का विषय हो, भीमा नायक का विषय हो, भगवान बिरसा मुंडा के विषय हो, इन नायकों से आपको परहेज था। तो आज यदि आप ये पाखंड और स्वांग करोगे जनजाति वर्ग को बहलाने का, भरमाने का, तो आपको करारा जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में क्योंकि जो है रात के 12 बजे आदिवासियों के घर में घुस के उनकी हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई, क्या इसलिए कांग्रेस को दंड देगी जनता कि जो है आदिवासी को जो है जीप में बांध के घसीट के उसको मार डाला गया? किस बात के लिए? क्या इस बात के लिए कांग्रेस को दंड देगी जनता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करोड़ों आदिवासियों को जानवरों के खाने लायक चावल प्रदान किया? किस बात के लिए? ये जो कारगुजारियां और कुकर्म हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं और इन सब चीजों को देखकर आदिवासी समाज उन्हें सबक सिखाएगा। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं जो जुड़े हुए हैं आदिवासी और मध्य प्रदेश की सियासत से। आदिवासी जाएंगे किसके साथ? बीजेपी कांग्रेस ने बिछाई बिसात, पूरा फोकस है। कांग्रेस चलाएगी उल गुलान अभियान, बीजेपी ने भी फोकस किया वनवासियों पर ध्यान। आदिवासी ही दिलाएंगे एमपी की सत्ता, बीजेपी कांग्रेस से आदिवासियों को अब तक क्या मिला? एमपी में सियासी दलों को आदिवासियों की आई याद, चुनाव में किससे मिलेगा सत्ता का प्रसाद? 2018 में कांग्रेस के पास ज्यादातर आदिवासी सीटें थी, जाहिर सी बात है सत्ता में वही पार्टी थी। उससे पहले जब आदिवासी जिस पार्टी के साथ गए सत्ता में, उसी पार्टी को सत्ता का प्रसाद मिला है। इस बार क्या होगा, इसे लेकर के कशमकश है और देखते हैं कि इस बार किस तरह की किसकी तैयारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक राम दांगोरे जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं राम दांगोरे जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। आज मेरे साथ जयस संगठन से कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल साहब जुड़े हुए हैं। रविराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना साहब को आज मैंने बुलाया है। सक्सेना जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ कुछ देर में कांग्रेस से भी एक गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले राम दांगोरे जी के पास आता हूं। दांगोरे जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आदिवासियों को लेकर के पहले यह माना जाता था कि बीजेपी जो है वो बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन 2018 में आदिवासी एक बार फिर कांग्रेस के साथ जिस तरह से नजर आए, उसके बाद अब बहुत मुश्किल माना जा रहा है आदिवासियों को वापस बीजेपी की तरफ खींचना, और जयस भी अब एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना आदिवासी समुदाय के लिए किया है उतना शायद ही कांग्रेस पार्टी ने करा हो, और ये बता भी नहीं सकते, क्योंकि जो कर्ज माफी वाला इन्होंने जो भ्रम फैलाया था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, घर घर जाकर के जो है पंप भरवाए थे इन्होंने, और भोली जनजाति इसलिए इनके बहकावे में वो लोग आ गए थे। आदिवासी समुदाय पूर्ण रूप से हमारे साथ में है, क्योंकि जितनी योजनाएं आदिवासियों के हित की थी इन्होंने सब बंद कर दी। टंट्या मामा का जन्मदिन की तारीख तक इन्होंने बदल दी। जो बेगा शहरिया जनजाति को 1000 रुपए हमारी सरकार ने दी थी, वो राशि तक इन्होंने बंद कर दी। कई सारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। तो आदिवासी समुदाय समझ गया कि ये सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने का काम करती है कांग्रेस, इसके अलावा इनके पास में कोई काम नहीं है। आज आदिवासी समुदाय हमारे साथ में, और पूरी सीटों को हम लोग दमदारी से जीतेंगे। ठीक है, रविराज बघेल साहब के पास आता हूं। रविराज बघेल जी, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को अपना एक तरह से कहते हैं कि हिस्से का ही मानती चली आई हैं, और आदिवासी जिसके साथ चला गया वो सत्ता में आ गया। इस बार आदिवासियों को लेकर के अलग से आवाज उठाने की बात जयस करता है, लेकिन आपको कांग्रेस की बी टीम के तौर पर भी पुकारा जा रहा है। ऐसे में आपका क्या स्टैंड रहेगा इस चुनाव में? देखिए, जयेश ने हमेशा से ही किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपनी महत्वाकांक्षा नहीं रखी। जयेश ने हमेशा आदिवासी की जंगल जमीन के मुद्दे हो, चाहे संविधान में दी गई उनको संवैधानिक मान्यता की बात हो, या संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची की पैरवी की है। और रही बात चुनाव की है, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप, जो बीजेपी वाले हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जयेश कांग्रेस पार्टी की बी टीम है, तो सरासरी गलत है। ठीक है, पिछले चुनाव में हम मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोगों ने कुछ गठबंधन किया था, और गठबंधन करके चूंकि चुनाव लड़े थे, और उसके बाद हमारे जो जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक के अलावा उनके चिन्ह से चुनाव भी लड़े थे, जीते थे। लेकिन इसका मतलब पता ही नहीं कि जयेश कांग्रेस की टीम है। और पिछले कुछ दिवस पूर्व हम लोगों ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे संगठन ने ये ऐलान किया था, और हम लोग स्वतंत्र रूप से इस बार चुनाव में हिस्सेदारी रहेंगे। और जयेश किसी भी कांग्रेस पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का सवाल नहीं है। जयेश ने अपनी धरातल पर अपनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में कूदने के लिए पहले से हमारे कम से कम पिछले 2 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत किया, और हमारी पूरी रणनीति के तहत हम लोग चुनाव में भागीदार रहेंगे। और इस बार निश्चित हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में दोनों ही पार्टी से लोग नाराज हैं, इसीलिए जयेश जैसे सामाजिक संगठन को उभर कर आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो जयेश के जो बेसिक बुनियादी मुद्दे थे आदिवासी समाज के, उन तक उन मुद्दे से दोनों ही पार्टी ने अभी तक आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक के लिए। ठीक है बघेल जी, आपकी आवाज थोड़ी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। इस बीच में कांग्रेस से वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष अजय शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शाह जी से मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं बघेल जी आपके पास। अजय शाह जी, स्वागत है आपका। अजय शाह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आदिवासियों को पिछली बार आदिवासियों ने आपके साथ दिया था, सत्ता में आप आए थे, लेकिन सत्ता फिर आपके हाथ से फिसल गई। 47 में से 30 सीटें आपके पास थीं। इस बार क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस कमी को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था, पिछले 2-3 सालों से लगातार काम कर रहे हैं वो, अमित शाह आ रहे हैं आदिवासियों के कार्यक्रम में, खुद पीएम मोदी पहुंच रहे हैं उनसे जुड़े कार्यक्रम में, तो आपको क्या लग रहा है, कैसे आप इन सीटों को बचा पाएंगे, इनसे ज्यादा ला पाएंगे? साहब, आप बिल्कुल सही बोलते हैं। डर की परछाई बीजेपी में हर जगह है छाई, इसीलिए 18 साल बाद इन मनुवादियों को हम आदिवासियों की है याद आई। तो ये आप सही कहते हैं, ये डर है, ये खौफ है जो हम आदिवासियों के इर्द गिर्द ये लोग घूम रहे हैं, जिन्हें हम बड़े चाव से सुनते थे, और यही लोग हम आदिवासियों को तबीयत से धुनते थे। ये सत्ता के लोभी तो अडानी और बड़े लोगों के होके रह गए, हम आदिवासियों की ये कहां सुनते थे। जब इनको लगा 2018 में कि आदिवासियों ने इन्होंने अच्छी खासी करारी मात दी है, तब इनके होश ठिकाने आए, तब इनको आदिवासियों की याद आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विज्ञापनों में तो बहुत दिखता है इनका विकास,
लेकिन जब जमीन पे आप देखोगे तो आपको नजर आएगा भय, भूख और भ्रष्टाचार। इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। और हमने इनको क्योंकि सत्ता सौंप दी ही नहीं, ये मार रहे हैं हमको चाटा। अरे महंगाई इन्होंने इतनी बढ़ा दी कि गरीब आदिवासी खरीद ना पाए आटा। ये स्थिति कर दी है इन्होंने। क्या रणनीति क्या रहेगी अजय शाह जी, सीटों को रिटेन करने की, वापस 47 में से 30 या उससे ज्यादा की तरफ बढ़ने की? देखिए ऐसा है, आज अगर हम आदिवासी जहां तक भी पहुंचे हैं, हाँ वहां तक तो नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए, लेकिन जहां तक भी पहुंचे हैं वो सिर्फ आरक्षण की देन है। और आरक्षण किसने दिया? संविधान ने दिया। इसको इंप्लीमेंट किसने किया? कांग्रेस ने किया। अच्छा, ये आरक्षण की सीढ़ियां ही तो हमसे निकालना चाहते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, आउटसोर्सिंग क्या है? आरक्षण को धता बता के, क्योंकि इनको हिम्मत नहीं है कि सीधे सीधे आरक्षण पे मिटा सकें, इसीलिए ये दूसरी तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आदिवासी वो आदिवासी नहीं है। आज का आदिवासी पढ़ा लिखा है, व्हाट्सएप चलाना जानता है, वो जानता है कि इनकी नियत क्यों है। अरे नियत और नियति, अगर इनकी नियत में खोट है तो हमारी नियति भी ठीक नहीं है। और अगर हमको अपनी नियति ठीक करनी है तो इनकी नियत को समझना पड़ेगा और कांग्रेस के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूं देशदीप सक्सेना जी, आपके पास अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं, लेकिन क्या इस बार आदिवासी बड़े निर्णायक फैक्टर साबित होने जा रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है सक्सेना साहब, क्या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से कौन ज्यादा प्रभाव डाल पा रहा है? क्योंकि खुद पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम शिवराज लगातार कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक का दोबारा साथ आने का भरोसा है। कौन आखिर सही भरोसे में है और कौन मुगालते में है? ये तो बीजेपी होशियारी बहुत करती है, काम तो करती नहीं। अजय शाह जी, ये सवाल मैंने सक्सेना साहब से लिया। अजय शाह जी समझ गए हैं। ठीक है अजय शाह जी, ये सवाल मैं सक्सेना जी से ले रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। अजय शाह जी देखिए, दोनों अभिलाष जी, देखिए दोनों पार्टी अपना पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ रिझाने में। जैसा आपने बताया कि 47 आदिवासी सीट्स हैं, करीब 2 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, बहुत 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 बड़ा वोट बैंक है। और ट्रेडिशनली ये कांग्रेस के पास हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 दशकों में लगभग वो बीजेपी के पास शिफ्ट हुआ है। उसका कारण है कि आरएसएस ने वहाँ बहुत इनरोड्स बनाने की कोशिश करी है, खासतौर से झाबुआ के इलाके में या अलग अलग मध्य प्रदेश के इलाकों में। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि दोनों में से कौन सी पार्टीज इस वोट बैंक को वापस अपनी ओर रिझा पाती हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था आदिवासी इलाकों में, और 30 सीट्स उसके पास हैं, 16 सीट्स उससे लगभग आधी बीजेपी के पास हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपना जो अभी प्रोग्राम लॉन्च करने की बात करी है, इसके पहले बहुत 2-3 साल से बीजेपी ने ऑलरेडी इस वोट बैंक को अपनी ओर, ये जानते हुए कि वो उनका वीक पॉकेट है, अपनी ओर रिझाने की कोशिश करी। आपको याद होगा कि अमित शाह जी भोपाल आए थे, उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया था, तेंदुपत्ता और वन समितियों का, फॉरेस्ट विलेजेस को रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट करने का, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया है। अभी देखा आपने कि छिंदवाड़ा में कैसे यूनिवर्सिटी का नाम आदिवासी जो पुराने लोग हैं उनके नाम पे बदला, 1857 की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया था। उसके बाद कैसे भोपाल के जो हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के कमलापति स्टेशन किया गया। ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर रिझाने के लिए है, क्योंकि अभी बीजेपी के पास सिर्फ 16 सीट्स हैं 47 में से। कांग्रेस ने अभी जो लॉन्च किया है, थोड़ा भले ही देरी से किया हो, लेकिन ये देखना फाइनली ये देखना बाकी है कि कौन पार्टी किसको आदिवासियों को अपने ओर रिझा सकती है। लेकिन एक बात मैं अभिलाष जी कहना चाहूँगा कि दोनों में से कोई भी पार्टी उनकी अपने ओर रिझाएं, लेकिन आदिवासियों की कंडीशंस उनकी जगहों पे बहुत अच्छी नहीं है। वो हजारों करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च होने के जो सरकारें दावे करती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो पहले, चाहे अभी बीजेपी की सरकार हो, वो दावे बिल्कुल खोखले नजर आते हैं जब आदिवासी इलाकों में आप जाएं।
जो सबसे ज्यादा माल नरिशमेंट की जो समस्या है, कुपोषण की समस्या है, चाहे वो श्योपुर के हमारे आदिवासी हों, सहरिया ट्राइब्स के, चाहे खंडवा खरगोन के आदिवासी हों, झाबुआ के आदिवासी हों, या सुदूर सतना में आदिवासी हों, हालत बहुत खराब है। तो वोट बैंक अपनी जगह है, रिझाना अपनी जगह है, सीट्स, लेकिन मुझे लगता नहीं कि दोनों पार्टियों ने उनके साथ कोई जस्टिस किया हो। ठीक, मैं आता हूं वापस दांगोरे जी आपके पास। दांगोरे जी देखिए, पिछले 20 सालों से लगभग आप सत्ता में हैं और जब से आदिवासी आपके साथ में आए थे हर वक्त सत्ता आपको मिलती रही। 2018 में कुछ तो कमियां रह गई होंगी, कुछ तो गलतियां रह गई होंगी कि आपको आदिवासियों ने नकार दिया। 47 में से 30 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास चली गई। अब ऐसे 3.5-4 साल में आपने क्या कर लिया है जो आपको लगता है उन 15 सालों पर भी भारी पड़ जाएगा और जो नाराजगी थी वो दूर हो जाएगी? देखिए, जनजातीय समुदाय के लिए अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया है ना। आदिवासी जो क्रांति पुरुष रहे, महापुरुष रहे, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अभी टंट्या मामा गौरव यात्रा हमने निकाली पूरे मध्य प्रदेश में, उनको सम्मान दिया। इंदौर के चौराहे का नाम हमने टंट्या मामा के नाम पर करा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम किया। राणा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी के नाम से हमने जो यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी का नामकरण किया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के नाम को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने फैसला किया और सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस में घोषित किया है। अब इसके उलट अगर कांग्रेस को देख लिया जाए तो टंट्या मामा को जो है लोग डाकू कहते थे, और जब राहुल गांधी जी बड़ौदा अहिर गए तो उनको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि टंट्या मामा का जन्मदिन कब हुआ था। 26 जनवरी के दिन देश का जन्म हुआ, 26 जनवरी के दिन टंट्या मामा का जन्म हुआ। पुराने रिपोर्ट तो पढ़ लेते कम से कम। इन्होंने आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया कि आरएसएस ने टंट्या मामा को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों से बातचीत करी। अरे भैया, टंट्या मामा का जन्म 1842 को हुआ, वो शहीद जो है 1889 को हुए। आरएसएस का गठन जो है 1925 को हुआ और टंट्या मामा को कैसे गिरफ्तार करवा देंगे? मतलब बेअक्ल की बात है, जबकि उनके शहीद होने के पहले कांग्रेस का गठन हो गया था। तो आरोप तो इनके ऊपर लगना चाहिए कि भैया तुमने डाकू जैसा जो सिंबल उनके ऊपर लगा हुआ था उसको हटाने का काम करना चाहिए था। ये तो जो आदिवासी नेताओं को भी सपोर्ट नहीं करते कांग्रेस वाले। जमुना देवी इनसे परेशान थे। अभी हाल ही में कांतिलाल भूरिया जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो है मैं आदिवासी हूं इसलिए मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं अपनी आवाज नहीं उठा रहा हूँ। कितने इन्होंने आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करे हैं, आदिवासियों के फायदे की पूरी योजना इन्होंने बंद करके बैठे हैं, और ये पेशा कानून की जायज वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो सीधे बी टीम बोलता है इनको, अगर इनको चुनाव लड़ना था तो स्वतंत्र चुनाव लड़ते। आपके नेता हीरालाल अलावा को कांग्रेस में भेजने की क्या जरूरत थी? ये कह रहे बघेल साहब कि भैया हमने गठबंधन किया था लेकिन हम उनसे हमारा कोई संबंध नहीं किया। अरे ये कौन सी बात हुई भाई? तुम डिबेट में बोल रहे हो कि गठबंधन किया लेकिन हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी कर लो लेकिन बीवी नहीं है? तो अलग बात हो गई। तो भैया अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो बैक साइड से तो उसको मान लो, दुनिया जान रही है। आपको मानने में क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, रविराज बघेल जी साहब के सवाल को जवाब ले लेते हैं। अगर ये सही बोल रहे हैं तो स्वतंत्र चुनाव लड़ करके बता दे, फिर हम बताते हैं कि ये इनके साथ में मिले हुए हैं कि मिले हुए नहीं। रविराज बघेल जी, बहुत देखिए, आप अपने आप को सामाजिक संगठन कहते हैं और फिर उसमें सियासी महत्वाकांक्षा भी रखते हैं, तो आपकी भूमिका क्या है? आपका चरित्र मध्य प्रदेश की सियासत में किस तरह का है? कैसा रहना चाहिए? क्या पर्दे के पीछे कांग्रेस से हाथ मिला रखा है आपने, या फिर मौका परस्ती के चक्कर में है कि जहां दम होगा वहां हम होंगे? देखिए डांगोरे जी, हमारे विधायक जी को सवालों का मैं सबसे पहले तो जवाब दे देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपका आरएसएस सामाजिक संगठन है, तो जयेश भी हमारा सामाजिक संगठन है, और जयेश के पढ़े लिखे नौजवान युवा अगर राजनीति में भागीदारी हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें आपको डांगोरे जी, आपकी बात को मैंने बहुत शालीनता से सुना है। आप कम से कम सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। आपकी बातों को हमने गंभीरता पूर्वक शालीनता से सुना है, आप भी सुनिए, उसके बाद आपका जब मौका आएगा बोलिएगा। देखो, तो जयेश भी सामाजिक संगठन है, और चूंकि सामाजिक संगठन से हम लोगों ने देखा, आदिवासी वर्ग में हम लोगों ने जब जाकर काम किया है, देखा है, तो आजादी के 70-75 साल बीतने के बाद भी आदिवासी समाज का भला दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने किया। आज जैसे हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार साहब से उन्होंने बोला है कि आदिवासी क्षेत्रों में आप पलायन की समस्या देख लो,
कुपोषण की गंभीर समस्याएं देख लो, चाहे शिक्षा का अभाव देख लो, और अभी इनके दांगोरे जी जहाँ से विधायक के पंधाना, उनके पड़ोसी जिले की घटना बता दूं, आदिवासियों को जंगलों से इस कदर उजाड़ा जा रहा है, वहाँ पे दांगोरे जी एक शब्द नहीं बोला, आदिवासियों को इस कदर वहाँ पे गोलियों से भुना जा रहा है, उनको घरों को उजाड़ा था, तब आप क्यों नहीं बोले? और दूसरी बात बता दूं कि जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते उसमें जयेश के राष्ट्रीय आपके खरगोन की घटना है, कितने लोगों को थाने में घटना है, कितने लोगों को मारा है, आपने कुछ बोला उसके ऊपर? हमारी बहनों को 10-10, 15-15 फीट गड्ढों में गाड़ दे, तब आपका मुंह क्यों नहीं खुला? और आप बोल रहे कि क्या किया है आपकी पार्टी? नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना है, खरगोन की, खेरकुंडी की घटना है, आप देख लीजिए। हमने तार्किक बात करी आपसे, तार्किकता के साथ, सबूत के साथ बता रहा हूँ। नेमावर की घटना, हमारी बहनों को 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ा, तब आप क्यों पीछे रहे? रविराज बघेल जी क्यों नहीं बोले? रविराज बघेल जी, ठीक है, कांग्रेस के नेताओं ने गाड़ा था, नाम भी उजागर हो गए उनके। ठीक है, मैं आता हूँ अजय शाह जी के पास। अजय शाह जी, नहीं सर, मेरी बात पूरी बात रखने दीजिए। दांगोरे जी बीच बीच में टोक रखे हो कि इनको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, बघेल जी अपनी बात पूरी कीजिए। राजनीति करते हैं, बघेल जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, बघेल जी बात जयेश ने हमेशा से आदिवासी समाज के बेसिक मुद्दे, जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, चाहे पेशा कानून की लड़ाई हो, चाहे संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची की बात की है, उसकी लड़ाई को लड़ रहा है। और अगर जयेश ने समाज के पढ़े लिखे नौजवान को इकट्ठा करके उन्होंने एक जातिवाद के ऊपर काम किया है, चाहे भील, भिलाला, बारेला, पटलिया को हटाकर हमने आदिवासियत के नाम पर एकजुट होने का काम किया है। आप चुनाव अलग से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, ये बताइए। निश्चित है, मैं आप चुनाव की बात में बता दे तो जयेश ने घोषणा करी और ऐलान क्या है कि जयेश स्वतंत्र रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जा रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ठीक है, अजय शाह जी के पास आता हूं, जल्दी से समय कम बच रहा है, मुझे सक्सेना जी के पास भी जाना। अजय शाह जी, क्या कांग्रेस फिर से जयेश के भरोसे है कि सत्ता से पहले अलग चुनाव लड़ लिया जाए, ताकि अगर वोट कोई कांग्रेस से नाराजगी भी हो तो जयेश को जाए और बाद में जयेश और कांग्रेस एक हो जाए, जो आरोप लगा रही है बीजेपी? सब हम तो समावेशी पार्टी हैं, जो भी बीजेपी के खिलाफ है हम उसके साथ हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई हैं दांगोरे जी, अगर वो कहते हैं कि इतना विकास किया है तो हत्या, बलात्कार, गरीबी और भुखमरी, हमारे ही बच्चे रह जाते भूखे नंगे क्यों? कितने भी लायक हो जाएं, आदिवासियों के बच्चे नौकरी नहीं मिलती, रह जाते निकम्मे क्यों? न तलवार की धार से, न गोलियों के बौछार से। अरे हमारे आदिवासी बच्चे इसलिए त्रस्त हैं क्योंकि ये देश और प्रदेश झूठे और मक्कार लोगों के साथ में है। बड़ी मीठी जुबान है इस मामा की, रहना जरा संभाल के, ये फोकट की हवा भी बेच देता है गुब्बारे में डाल के। अरे ये वो लोग हैं जो सूत पुत्र कह के जब गुरु ने एक लव को ठुकराया था, क्या प्रतिभा नहीं थी उस भील ने? क्यों नहीं उसे अपना शिष्य बनाया था? लेकिन अजय शाह जी, मनुवादी लोग हैं, ये आदिवासियों को कभी अपने समकक्ष देखना ही नहीं चाहते। अजय शाह जी, आदिवासियों की जो स्थिति है उसके लिए अगर 20 साल का शासन बीजेपी का लिए, अजय शाह जी, 3 डिप्टी सीएम आदिवासी को बनाया, 2 प्रदेश के अध्यक्ष आदिवासी को बनाया। ठीक है अजय शाह जी, मेरी बात अगर आप आदिवासी अजय शाह जी बोलिए कि आप अगला आदिवासी सीएम, डिप्टी सीएम या क्या बोलते हैं अजय शाह जी आदिवासी को बनाने के पक्ष में थे, है हिम्मत हमने क्या दिखाया है? अजय शाह जी, आप अगर आदिवासी के, ठीक है अजय शाह जी, समय खत्म हो रहा है। देशदीप सक्सेना जी, मैं आपके पास आता हूं, मुझे ये बताइए, कांग्रेस कह रही है कि 20 साल में आदिवासियों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया और वो हाशिए पर खड़े हैं, लेकिन अगर आदिवासी हाशिए पर खड़े हैं तो उसके लिए सिर्फ ये 20 साल गिने जाएं या पिछले 40-50 साल भी गिन लें हम? क्या आपको लगता नहीं कि आदिवासियों के साथ, ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, उन्हें टूल बनाया के रखा गया सियासी टूल के तौर पर, लेकिन उनके साथ हुई नाइंसाफी का जिम्मेदार क्या सिर्फ कांग्रेस या सिर्फ बीजेपी है, या आपको लगता है दोनों ही हैं? मेरी समझ से दोनों ही पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं जो आज आदिवासियों की हालत है, चाहे वो देश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। देखिए, जो लीस्ट शिक्षित जिला है मध्य प्रदेश का, जहां सबसे ज्यादा इलिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो एक आदिवासी जिला अलीराजपुर। अलीराजपुर सुदूर मध्य प्रदेश में गुजरात से लगा हुआ जिला है, जो झाबुआ के साथ था पहले और फिर झाबुआ को काट के आदिवासी जिला बनाया गया अलीराजपुर, ये सोच के कि शायद वहां विकास होगा। लेकिन सिर्फ 36% आदिवासी वहां के शिक्षित हैं, जबकि मध्य प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 59% है।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि आदिवासियों की क्या हालत है। उनमें अशिक्षा है, उनमें बीमारियां हैं, उनमें बेरोजगारी है, पलायन करने को मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें शायद दोनों पार्टियों को मिलकर काम करना पड़ेगा आदिवासियों की हालत सुधारने में। मेरे ख्याल से इससे काम नहीं होगा कि हम घोषणाएं कर दें या फिर कुछ किसी का नाम बदल के कुछ रख दें। असल काम होगा अगर आदिवासियों की जीवन में बदलाव आए और वो जो पैसा जो आदिवासियों के लिए आता है, हजारों करोड़ रुपए का फंड, वो दरअसल उनकी जीवन सुधारने में दरअसल काम आए, तो शायद वही पार्टी के कहलाएगी। जो ये पार्टी काम कर पाएगी वही कहलाएगी आदिवासियों का जीवन बदलने वाली पार्टी। बिल्कुल, तो आदिवासियों का जीवन बदलने का दावा सब करते हैं, लेकिन आदिवासियों की जिंदगी में सबसे कम बदलाव आया है। वनवासियों की पूजने की बात होती है, उनके नायकों को सम्मान देने की बात होती है, लेकिन आम आदिवासी अगर उपेक्षित है और जाहिर सी बात है कि वो रोशनी की उस इलाके में खड़ा है जहां पर सबसे मध्यम रोशनी है विकास की, तो फिर सवाल दोनों ही पार्टियों पर उठेंगे। अब आदिवासी इस बार किसके साथ जाएगा ये नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि जिसके साथ आदिवासी जाएगा उसी के हाथ सत्ता का ताज आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम दांगोरे जी, रविराज बघेल जी, देशदीप सक्सेना जी और अजय शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।